गोरी भाभी की काली ननद का दहेज। रिद्धिमा अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। अरे क्या बताऊं, मेरे सर पर तो मेरी काली ननद का बोझ भी पड़ा है। कितने रिश्ते आ गए लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं लग पाता। पता नहीं कब इसका बोझ हमारे सर से उतरेगा। फोन की दूसरी तरफ से रिद्धिमा की सहेली अंकिता कहती है, अरे काली लड़कियों के रिश्ते ऐसे ही नहीं होते। काली लड़कियों के रिश्ते करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। हाँ, लेकिन इतना दहेज आएगा कहाँ से? मेरे पति उतना कमा भी नहीं पाते जितना तो लोगों की दहेज में मांग है। रिद्धिमा फोन पर बात ही कर रही थी कि तभी उसका पति राजन उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे रिद्धिमा, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ते की तैयारी करो, हमारी रुचिका को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। राजन की बात सुनकर रिद्धिमा रसोई में जाकर नाश्ता पानी बनाने लगती है। कुछ ही देर में कौशल्या अपने बेटे राजीव और अपने पति सुरेंद्र के साथ राजन के घर पर आ जाती है। राजन उन सभी से बातें कर रहा होता है। देखिए, मेरी बहन पढ़ी लिखी, समझदार, सुलझी हुई है और संस्कारी भी है। ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे ये सब तो आपकी बातचीत करने के तरीके से ही पता चल रहा है कि आपकी बहन कितनी समझदार और सुशील होगी। लेकिन आपकी बहन है कहाँ? उसे तो जरा बुलाओ, जरा हम भी तो देखें अपनी होने वाली बहू को। तभी राजन रिद्धिमा से कहता है, अरे रिद्धिमा, जाओ जरा रुचिका को लेकर आओ। रिद्धिमा रुचिका के कमरे में जाती है लेकिन रुचिका ऐसे ही बैठी होती है, जिसे देखकर रिद्धिमा उससे कहती है, अरे रुचिका, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सुनो, थोड़ा मेकअप अच्छे से कर लेना। अगर तुम्हारा ये कालापन ऐसे ही दिखता रहा तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। भाभी, मैं जैसी हूँ लोगों को मुझे वैसे ही पसंद कर लेना चाहिए ना, कि मेकअप करके? मेरा तुम्हें समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद रुचिका तैयार होकर सबके सामने आती है। जैसे ही राजीव रुचिका को देखता है, वह अपनी माँ के कान में खुसफुसाने लगता है। अरे माँ, क्या इतनी काली लड़की? इतनी काली लड़की से मैं शादी कैसे करूंगा? मैं इतनी काली लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरे आने वाले टाइम पर मेरे बच्चे भी काले होंगे। राजीव की ये बात सुनने के बाद कौशल्या राजन से कहती है, अरे ये क्या, अपनी बहन की इतनी तारीफ के पुल बांधने के बाद ये तो बताना भूल ही गए कि तुम्हारी बहन कितनी काली है। हर इतनी काली लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करूंगी। देखिए, गोरा और काला कुछ भी नहीं होता। ये सब तो ऊपर वाले की देन है। भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? अरे मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के बच्चे काले हों, इसलिए ये रिश्ता मैं नहीं कर सकती। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं। कौशल्या सुरेंद्र अपने बेटे राजीव के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद राजन रोने लगता है और अपने आप से कहता है, आखिर क्यों कोई मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहता? कब तक, आखिर कब तक मेरी बहन मेरे घर पर ही रहेगी और कब मैं उसकी शादी करवाऊंगा? भैया, आप चिंता मत कीजिए, जो मेरे नसीब में होगा वो जरूर होगा, और फिर एक ना एक दिन तो हर किसी की शादी होनी ही है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद रुचिका का रिश्ता कहीं भी नहीं लग पाता। अब तो रिद्धिमा भी बेचारी रुचिका को दिन रात ताने सुनाने लगती है। पता नहीं कब इस काली कलोटी का हमारे ऊपर बोझ रखा रहेगा। आखिर कब तक इससे छुटकारा मिलेगा? रिद्धिमा कभी भी रुचिका को सीधे मुंह कुछ नहीं कहती थी। जो भी होता था वह बातों ही बातों में बोल दिया करती थी। रुचिका भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन फिर से राजन बहुत खुशी से अपनी बहन के पास आता है और कहता है, अरे बहना, ये ले मिठाई खा और अपना मुंह मीठा कर। आखिरकार तेरा रिश्ता पक्का हो ही गया। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? घर पर तो मुझे कोई भी देखने ही नहीं आया। अरे मेरी बहन, उन लोगों को तेरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो सिर्फ संस्कारी लड़की चाहिए जो उनका घर संभाल सके। अच्छा, ऐसी बात है भैया? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम कुछ लोग तो इस दुनिया में अच्छे हैं। रुचिका अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ राजन बहुत ज्यादा चिंतित होता है और रात के समय सोते हुए अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, मैंने रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन इतना सारा दहेज मैं कहां से लेकर आऊंगा? उन लोगों ने मुझसे दहेज में पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। 5 तोला सोना, 4 पहिए की गाड़ी और तो दहेज का पूरा सामान। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा, कहां से लाऊंगा?
राजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वह पूरी रात यहाँ से वहाँ करवटें बदलता रहता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह अपने घर के कागजात सारे इकट्ठे करके एक आदमी के पास ले जाता है और उसे घर के कागज देते हुए कहता है, देखो, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। मैं अपने घर के कागज गिरवी रखने आया हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं अपने घर के कागज वापस उठा लूंगा। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। अब आपका घर भी तो इतना महंगा है। 10 लाख रुपए तो बहुत छोटी सी रकम है। ये लीजिए, पैसे ले जाइए और अपनी बहन की शादी धूमधाम से कीजिएगा। राजन कालीचरण से 10 लाख रुपए ले लेता है, जिसके बाद वह अपनी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। ये सब तैयारियां देखकर रिद्धिमा राजन से पूछती है, अजी आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, फिर इतनी तैयारी आप कहाँ से कर रहे हो? आपके पास पैसे कहाँ से आए? राजन रिद्धिमा को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वह बातों को घुमा देता है। अरे मैंने पैसे जोड़ रखे थे मेरी बहन की शादी के लिए। ये बात तुम्हें मैंने कभी बताई ही नहीं थी, इसलिए अब ये सब छोड़ो, जाओ मेरी बहन की शादी की तैयारियां अच्छे से करो। राजन और रिद्धिमा शादी की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन रुचिका की शादी मयंक नाम के लड़के से होने वाली होती है। शादी से पहले राजन मयंक के पिता गजोधर को एक कमरे में बुलाता है और उन्हें 5 लाख रुपए देते हुए कहता है, ये लीजिए, दहेज का 5 लाख रुपया कैश, 5 तोला सोना, 4 पहिया की गाड़ी और दहेज का सारा सामान। ये रहा, जैसा कि आपने कहा था, मैंने उतना ही दहेज और उतने ही पैसे आपको दिए हैं। आप देख लीजिए, कुछ ऊंच नीच हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बस आज के बाद मेरी बहन को अपने घर में खुशी से रखना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़कर आया है। अब इतना दहेज तो लेना मेरा हक है। और ऊपर से तुम्हारी बहन काली भी है, उसका कहीं रिश्ता भी तो नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो, मेरे घर में तुम्हारी बहन बिल्कुल खुश रहेगी। गजोधर का बेटा मयंक ये सब दरवाजे पर खड़ा होकर देख लेता है, जिसके बाद मयंक कमरे के अंदर आता है और कहता है, ये क्या पिताजी, आपने मेरी शादी का सौदा किया है? अरे मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप लड़की वालों से इतना दहेज लोगे? आप ये सारा पैसा अभी के अभी राजन जी को वापस लौटाओ, नहीं तो ये शादी मैं नहीं करूंगा। मयंक के कहने पर गजोधर राजन को वापस पैसे दे देता है, जिसके बाद मयंक राजन से कहता है, देखिए, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है अपनी बहन के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा और उसके कालेपन की वजह से उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। राजन ये सुनकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह मयंक को गले से लगा लेता है और अपनी बहन रुचिका की शादी मयंक से करवा देता है। अब रुचिका शादी करके मयंक के साथ उसके घर चली जाती है। मयंक शादी के बाद रुचिका के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। सपनों के शहर मुंबई के एक बेरंग बस्ती में बैजंती और गंगा नाम की गरीब सास बहू रहा करती थी। बस्ती के बाहर एक कूड़ेदान था, जहां दोनों सास बहू दिन भर कूड़ा कचरा बीनकर शाम का सूरज ढलते ही उन्हें भंगार के दुकान पर बेच दिया करती। बदले में जो 4 पैसे आते, उसी से वो थोड़ा बहुत राशन खरीदती और दिन भर में एक दफा ही खाकर गरीबी में अपना जीवन काट रही थी। उस रात दोनों सास बहू खाने बैठी थी। थाली में कुछ रोटियां और प्याज के कुछ टुकड़े थे, जिसे दोनों सास बहू बड़े ही चाव से खा रही थी। तभी बहू की नजर दीवार पर टंगे कैलेंडर पर पड़ जाती है। अरे क्या बात है बहू, तूने हाथ क्यों रोक लिया? अभी तो तूने आधी रोटी भी ठीक से नहीं खाई। बस माँ जी, मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। अगले ही पल गंगा अपनी बहू की परेशानी भांपकर कहती है, अरे बहू, तू हर दिन कैलेंडर की तारीख देखकर क्यों चिंता करती है? तो क्या करूं माँ जी, आज 30 तारीख है। आप तो जानती हैं ना कि पिछले 5 महीनों से हमने किराया नहीं भरा। कूड़ेदान में लोहा प्लास्टिक बीन कर जो भी 150 मिलते हैं, खाने में ही उड़ जाते हैं। आपको याद है ना, इसलिए पिछले महीने धनीलाल जी ने हमें क्या धमकी दी थी? अरे बहू, जो भाग्य में लिखा होगा वो टलेगा नहीं, इसलिए अपनी किस्मत को भाग्य पर छोड़ दे। गंगा अपनी बहू से ऐसा बोल ही रही थी कि झुग्गी का मालिक धनीलाल घर में घुसकर गरीब सास बहू पर गरजते हुए कहता है, अरे चलो चलो, जल्दी से पिछले मार्च महीने का किराया निकालो। धनीलाल जी, अभी तो पैसे जुड़े नहीं, हमें थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए।
बहुत जल्द हम सास बहू पाई पाई चुकता कर देंगे। पता था मुझे कि इस महीने भी तुम दोनों सास बहू बहाने बनाओगी, मगर इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं पसीजने वाला। अब मैं तुम सास बहू को अपने घर में और बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। धनीलाल जी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, हम सास बहू को बेघर मत कीजिए। इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगी? कहीं भी जाके मरो, मुझे कोई मतलब नहीं। धनीलाल को सिर्फ धन से मतलब है, समझी? सास बहू को धक्के मारकर घर से निकालकर धनीलाल घर पर ताले की चपत जड़ देता है। लाचार सास बहू ठंड में ठिठुरते हुई सड़क पर चलने लगती हैं। माँ जी, बिना पैसे के अब हम कहाँ जाएंगे? जहाँ राम जी ले जाएं बहू। सर्दी की सनसनाती रात में जहाँ दुनिया अपने घर में रजाई ओढ़े सो रही थी, वहीं गरीब सास बहू ठंड में ठिठुरती हुई देर रात सर छुपाने की जगह खोजते हुए दर दर भटक रही थी और आखिरकार उनके कदम वापस उसी कूड़ेदान के पास आकर रुक जाते हैं। देखिए माँ जी, घना कोहरा घिर रहा है, चलिए कूड़ेदान के उस खाली कोने में बैठते हैं। कोई आसरा ना मिलने पर गरीब सास बहू कूड़ेदान के कोने में बैठकर रात काटने लगती हैं। माँ जी, किस सोच में डूब गई आप? कुछ नहीं बहू, बस अपने नसीब का खेल देख रही हूँ। भरी जवानी में सिंदूर की लाली छीन गई। ऐसे में भगवान ने मुझे लाचार अभागन की झोली में एक आस उजागर की। बेरंग जीवन काट कर उसे बरसों की बड़ी तपस्या से बड़ा किया, और जब तू बहू बनकर मेरे आंगन में आई तो लगा जैसे अब सब ठीक हो गया। मगर नियति ने तेरे सुनहरे दामन को भी सफेद लिबास में भरकर लाचार बेवा बना दिया। जैसे तैसे गरीबी में जीवन काट रहे थे, मगर अब तो ठिकाना भी छीन गया। माँ जी, आप ही तो कहती है ना, भगवान जो करता है उसमें कोई ना कोई भलाई छुपी होती है। भगवान पर भरोसा कीजिए। दोनों सास बहू एक दूसरे के दुख को शब्दों से संभालती हैं और सूरज की किरण छिटकते ही फेटा बांधकर लोहा प्लास्टिक बीनने लगती हैं। तभी बैजंती कूड़ेदान के कोने कोने पर नजर दौड़ाती है। क्या बात है बहू, एकदम से तेरा मुरझाया चेहरा गुलाब के जैसे खिल कैसे गया? क्योंकि माँ जी, मुझे घर बनाने का साधन मिल गया। अब इस कूड़ेदान के बदौलत ही बनेगा हमारा घर। अरे बहू, बावली हो गई है क्या? ये कूड़ेदान तो कूड़े कीच से सना हुआ है। इसमें तुझे कौन सा सीमेंट बालू नजर आ गया जो तू घर बनाने की योजना बनाने बैठ गई? हम गरीब सास बहू का बचा खुचा जीवन इस कूड़ेदान के किसी कोने में ही कटेगा। इस बात को गांठ बांध ले, क्योंकि घर बनाने के लिए सीमेंट, बालू, रेत, ईंट की जरूरत होती है, और हमारे तो खाने के लाले हैं। ऐसे घर की नींव धरना नामुमकिन है। माँ जी, जहाँ चाह होती है वहाँ राह खुद ब खुद बन जाती है। हम सास बहू का बसेरा जरूर बनेगा, मगर सीमेंट बालू से नहीं, बल्कि प्लास्टिक बोतल से, जिसे बनाने में एक भी पैसा नहीं लगेगा। मगर बहू, प्लास्टिक बोतल से घर बनाना तो पहाड़ तोड़ने जैसा है। माँ जी, बिना मेहनत किए कोई काम बनता है क्या? कूड़ेदान में प्लास्टिक की 50 बोतल तो आराम से मिलती हैं। इसलिए आज से हम इन्हें बेचने के बजाय इकट्ठा करेंगे ताकि अपना आशियाना बना सकें। उसी दिन से दोनों सास बहू प्लास्टिक की बोतलों को बटोरना शुरू कर देती हैं। 15 दिन की बड़ी मेहनत के बाद वह प्लास्टिक की बोतल से कई बड़ी बोरियों को भर लेती हैं। बहू, ये बोतल तो भार में इतनी हल्की है कि हवा के झोंकों को भी झेल नहीं पाएंगी। ऐसे तो ये घर ढह जाएगा। माँ जी, गठजोड़ में बड़ा बल होता है। हम इन प्लास्टिक की बोतलों को धागे से पिरोकर इन्हें एक साथ मिलाएंगी और फिर घर का घरौंदा तैयार करेंगी। गंगा अपनी बहू की भरपूर मदद करती है। गरीब सास बहू ठंड की मार झेलकर भूखे प्यासे प्लास्टिक की बोतल से घर बनाने में लगी होती हैं। भूख ने सास बहू का बुरा हाल कर दिया था, मगर उनकी आंखों के आगे से सर पर छत पाने की छवि धुंधली पड़ने की बजाय बरकरार बनी हुई थी। पहले ही दिन दोनों 2 दीवार तैयार कर देती हैं। बस कर बहू, आज के लिए बहुत है, बाकी का काम कल करेंगे। मैं कुछ खाने को खरीद लाती हूँ। गंगा अपने पल्लू में बंधे 20 रुपए से बनिए की दुकान से 2 डबल रोटी खरीद लाती है। दोनों सास बहू वही खाकर काम चलाती हैं और अगली सुबह फिर घर बनाने में जुट जाती हैं। जहाँ बहू बोतलों का गठजोड़ बांधती है, वहीं सास दरवाजा बना रही होती है। जाड़े में उनके पांव जमीन में जमते जा रहे थे, मगर आंखों में बंधी
अपने घर की आस घटने का नाम नहीं ले रही। दूसरे ही दिन घर की चारों दीवार पूरी हो गई। दिन बीतते गए और सास बहू मेहनत करती गई। आखिरकार कई दिनों की कोशिश के बाद उनका प्लास्टिक का घर बनकर पूरा हो गया। वह पल देखने लायक था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता बहू कि हम सास बहू के सर पर छत बन गई। माँ जी, ये प्लास्टिक बोतल से बना घर हमारी बड़ी मेहनत का प्रतिफल है। भगवान जिसे गरीब बनाता है उसके हाथों में कला कूट कूट कर भरता है। आज हम गरीब सास बहू के पास पुख्ता तौर से ठिकाना है। अब हमें ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। हाँ बहू, अब हम सास बहू बेघर नहीं है, हमारे पास भी घर है। प्लास्टिक बोतल से बना घर बेहद ही प्यारा प्रतीत हो रहा है। बोतलों का नीला रंग रात के अंधेरे में कोहिनूर हीरे के जैसे रोशनी बिखेर रहा था, मानो आसमान की चांदनी धरती पर चिपकी हुई हो। उस रात बरसों बाद गरीब सास बहू बगैर किसी चिंता की नींद की गोद में सर रखकर सोई हुई थी। सास बहू की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी, जो कठिनाइयों में घिरकर और राहों में गिरकर उठने की कोशिश करता है, कामयाबी उसके कदम जरूर चूमती है। 3 जादुई सोने की गाय और घर। रात के समय एक हरिया नाम का आदमी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर जाता है और अपनी 3 गायों के पास जाकर उन्हें चारा खिलाने लगता है। अरे मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी गाय, आज मुझे तुम्हें चारा खिलाने में बहुत देरी हो गई। हरिया अपनी दोनों गायों को चारा खिलाने लगता है। देखते ही देखते वो तीनों गायें भरपूर चारा खाती हैं, जिसके बाद हरिया उनसे कहता है, हे मेरी जादुई सोने की गाय, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, अरे मेरी मदद करो। हरिया के इतना कहते ही वे तीनों गाय सोने की गाय में बदल जाती हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वो टूटी फूटी झोपड़ी भी सोने के घर में बदल जाती है। तभी उन तीनों सोने की गाय के मुंह के अंदर से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। अरे चलो, बहुत अच्छा हुआ, अब मैं उस बेचारे की मदद कर सकूंगा। पता नहीं किस पीड़ा में हॉस्पिटल के अंदर पड़ा है और पता नहीं किसका बच्चा है जिसके साथ इतना बड़ा अनर्थ हो गया। कुछ ही देर में वहां सोने के सिक्कों के ढेर लग जाते हैं, जिसके बाद हरिया उन सोने के सिक्कों को उठाता है और वहां से चला जाता है। देखते ही देखते वो तीनों सोने की गाय भी पहले की तरह नॉर्मल गाय में बदल जाती है और वो सोने का घर भी पहले की तरह टूटी फूटी झोपड़ी में बदल जाता है। आखिर ये जादू अचानक से कैसे हुआ, चलिए इस बात का पता लगाने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक छोटे से गांव में एक हरिया नाम का बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसके साथ उसकी बेबस पत्नी शारदा भी रहती थी। बेचारी शुरू से ही अपाहिज थी। एक हादसे के दौरान उसके दोनों हाथ पैर चले गए थे। तब से वो अपनी पूरी जिंदगी एक व्हील चेयर पर गुजार रही थी। लेकिन इस दौरान हरिया ने उसका कभी साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उसका ख्याल रखा। अरे शारदा, मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूँ, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, खा लेना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं खाना खा लूंगी। हरिया लकड़ी काटने के लिए जंगल में पहुंच जाता है, जिसके बाद हरिया को जंगल में गाय के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे लगता है कोई गाय मुसीबत में है, मुझे मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर हरिया जंगल के यहाँ वहाँ गाय को ढूंढने लगता है, जिसके बाद उसे कुछ झाड़ियों के पीछे 3 जख्मी गाय दिखाई देती हैं। ओहो, ये बेचारी जख्मी गाय तो यहाँ पड़ी हैं। अरे मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। हरिया तुरंत जंगल से जड़ी बूटियां इकट्ठी करता है और उन तीनों गाय को लगा देता है। कुछ ही देर में वो तीनों गाय ठीक हो जाती हैं और हरिया से कहती हैं, तुमने हमारी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से कितने लोग चले गए, किसी ने भी हमारी कोई मदद नहीं की। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुम्हारे आने से पहले कुछ और लोग इस जंगल में आए थे। हम यहाँ से बस गुजर ही रहे थे, वो गांव के लोग हमारे पीछे पड़ गए और हमें ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम उनसे बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे। लेकिन फिर भी हम बहुत घायल हो चुके थे। अरे पहली बात तो ये कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम तीनों गाय होने के बाद भी बोल कैसे सकती हो। अरे जब तुम बोल सकती हो तो इन गांव वालों के हाथों पिट कैसे गई? दरअसल हम जादुई गाय हैं और हमारे अंदर द्रव्य शक्तियाँ हैं
जो हम हर किसी को नहीं दिखा सकते। तुम भले आदमी लगे, इसीलिए हमने अपना राज तुम्हारे सामने खोला। अब तुमने हमारी मदद की है तो हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? नहीं नहीं माताओं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। मुझे पता था कि तुम हमसे कुछ नहीं मांगोगे। गोमती के इतना कहते ही तीनों गाय सोने की गाय में बदल जाती हैं, जिसके बाद वो हरिया को कहती हैं, अब तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। हरिया उन तीनों गाय के पीछे पीछे चला जाता है। वो तीनों गाय जंगल की एक टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंच जाती हैं। जैसे ही वो गाय उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर प्रवेश करती है, वो झोपड़ी सोने के घर में बदल जाती है। जिसके बाद गंगू कहती है, दरअसल हम जादुई गाय तो हैं, लेकिन हमारा जादू केवल इस घर के अंदर ही चलता है, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। गंगू के इतना कहते ही वो तीनों सोने की गाय अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालती हैं, जिसे देखकर हरिया हैरान रह जाता है और उन तीनों गायों से कहता है, अरे तुम तो सचमुच में सोने की जादुई गाय हो। तुम्हारे अंदर तो सच में जादू है, लेकिन तुम इतने सारे सोने के सिक्के मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि हमने तुम्हारे मन को पढ़ लिया है और तुम्हें अभी इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत है। जाओ, इन्हें ले जाओ, और हाँ, सबसे पहले अपनी पत्नी शारदा का इलाज करवाना। अपनी पत्नी शारदा का नाम सुनकर हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो सारे सोने के सिक्के इकट्ठे करता है और वहां से चलने लगता है। लेकिन तभी गौरी हरिया से कहती है, देखो, हमारा ये राज गांव में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, और तुम्हें कभी भी परेशानी हो या हमारी मदद चाहिए हो तो तुम कभी भी हमारे पास आ सकते हो। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर हरिया बहुत खुश होता है और चुपचाप सोने के सिक्के लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हरिया सबसे पहले अपनी पत्नी शारदा का इलाज करवाता है। कुछ ही दिनों बाद शारदा अपने हाथ और पैरों से ठीक हो जाती है और पहले की तरह चलने फिरने लगती है। अजी, मैं तो आपको बता ही नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। अपने आप को पहले जैसी हालत में देखकर मेरा तो दिल गार्डन गार्डन हो गया है। लेकिन आपने ये सब कैसे किया? इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? हरिया शारदा को सब कुछ बताती है। देखते ही देखते हरिया और शारदा की जिंदगी में सारी चीजें पहले की तरह ठीक होने लगती हैं। लेकिन उनकी खुशियों को नजर लगते हुए देर नहीं लगती, क्योंकि गांव के कुछ लोगों की नजरों में वे दोनों खटकने लगते हैं। अरे ये सब क्या देख रहा हूँ मैं? आखिर ये हरिया एकदम से इतना अमीर कैसे हो गया? अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन इसकी पत्नी शारदा जो हाथ पैर दोनों से अपाहिज थी, आज दोनों ही चीजों से ठीक है। देखो इसके हाथ पैर कैसे काम कर रहे हैं और कितने आराम से चल रही है। हमें इस राज का पता लगाना ही होगा। रोशन और भूपेश दोनों बहुत ही कड़ी नजर से हरिया के ऊपर नजर रखते हैं। एक दिन हरिया के सामने एक बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हरिया उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाने लगता है। इलाज में डॉक्टर उसे बहुत सारा खर्चा बताता है, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। अरे अब मुझे इस बच्चे का इलाज करवाने के लिए उनसे मदद तो लेनी ही होगी। अरे अच्छा तो ये बात है, अब मुझे समझ आया कि ये हरिया का बच्चा इतना अमीर कैसे हो रहा है। अब हम भी इन गाय से सोना निकलवाएंगे। चलो अंदर चलते हैं। भूपेश और रोशन उन गाय से सोना मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गाय उन्हें कुछ भी नहीं देती। जिसके बाद वो दोनों गुस्से से उन्हें मारने लगते हैं। अरे जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। आखिर तुम तीनों गायों की दिक्कत क्या है? तुमने हरिया को तो बड़ी ही आसानी से सोना दे दिया, हमें क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि तुम अच्छे लोग नहीं हो, और हम केवल अच्छे लोगों की ही मदद करते हैं। तुम्हारी जैसे लालची लोगों की मदद करने से हमसे हमारी शक्तियां छीन ली जाएंगी।
उन तीनों गाय की ये बात सुनकर रोशन और भूपेश को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों मिलकर उन 3 जादुई सोने की गायों को मारने लगते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहुत जख्मी हो जाती हैं। अगले दिन जब हरिया उन तीनों की हालत देखता है तो उसे बहुत अफसोस होता है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया, और सबसे बड़ा अफसोस है कि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। आइंदा मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले हरिया उनके जख्मों पर जड़ी बूटियां लगाता है और उस दिन के बाद हरिया उन तीनों गायों को अपने साथ ही ले जाता है और उनकी अच्छे से देखभाल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हरिया सभी गांव वालों की मदद करता और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता। चुड़ैल और गरीब बच्चे। जमनपुर नामक एक गांव था जहां रूबी अपने पति रमेश और अपने बच्चे गोलू के साथ गरीबी में भी बड़ी खुशी से रह रही थी। कम रोजी रोटी में भी दोनों किसी तरह गुजारा चलाया करते थे। एक दिन रमेश का बचा कुचा काम भी उस पर झूठा इल्जाम लगाकर छीन लिया गया। वो बेतहाशा घर आकर कहता है, रूबी जरा एक गिलास पानी देना। ये लीजिए पानी। अरे आप इतना उदास क्यों हैं? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं तुझे, गोविंद ने मुझ पर बोरी चुराने का आरोप लगा दिया। मालिक ने मेरी बात मानी नहीं और मुझे वहां से निकाल दिया। अब मैं कैसे घर चलाऊंगा? उससे बड़ी बात, मैं गोलू का खर्चा कैसे उठाऊंगा? आप चिंता मत कीजिए, यहाँ नहीं तो कहीं और सही, आपको काम जरूर मिलेगा। कहने से क्या होता है, अभी हमारे पास तो कुछ पैसे भी नहीं है जो कल का भी खर्चा चला सके। मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगी। अरे गोलू को भूख लग रही है, मैं जरा उसे खिचड़ी दे देती हूँ। रूबी अपने 3 साल के बच्चे को अपने हाथ से खिचड़ी खिलाती है। 4 दिन बीत जाते हैं, रमेश को कहीं काम नहीं मिलता। फिर रूबी अपने बच्चे को रमेश के सहारे छोड़कर जाते हुए कहती है, रमेश जी आप गोलू का ख्याल रखना। मैंने एक जगह अपनी बात करी थी ना, मुझे खाना बनाना कपड़े धोने का काम मिल गया, तो मैं वहाँ जाया करूंगी और शाम को आया करूंगी। बस जब तक आप गोलू को किसी तरह संभाल लेना। क्या दिन आ गए हैं मेरे कि मुझे घर पर बैठकर गोलू को संभालना पड़ गया और तुम काम के लिए जा रही हो। मैं अच्छा पति बिल्कुल नहीं हूँ। आप ऐसा मत सोचिए रमेश जी, सारी जिम्मेदारी आपकी थोड़ी है। एक पत्नी और माँ होने के नाते मेरे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। आपने अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा से निभाया है, अब थोड़ा मुझे भी करने दीजिए। गोलू बेटा बाय, ख्याल रखना अपना। मम्मा थोड़ी देर में शाम को आ जाएगी। रमेश जी आप इसे 3 बजे दलिया खिला देना। ठीक है, ठीक है। ये बोलकर रूबी घर से निकल जाती है और अपने काम पर पहुंच जाती है, जहां वो पहले साफ सफाई करती है, फिर खाना बनाती है और कपड़े धोने के बाद उन्हें इस्त्री करके शाम का खाना बनाकर निकल जाती है। तभी उसकी मालकिन लता कहती है, रूबी तुमने बहुत अच्छा काम किया, पहले दिन ही तुमने सारा काम फटाफट कर दिया। ये लो तुम्हारी पहले दिन की कमाई। शुक्रिया मेम साहब, पर ये तो बहुत सारे हैं। जो भी है रख लो, तुम्हारी मेहनत के हैं। रूबी मालकिन को फिर से शुक्रिया करके निकल जाती है और खुश होकर कहती है, इतने पैसों से तो गोलू के नए कपड़े ले आऊंगी और महीने भर का घर का राशन चल जाएगा। रमेश जी तो बहुत खुश हो जाएंगे। ये कहते हुए रूबी जा ही रही थी कि इतने में एक ट्रैक्टर उसे जोर से टक्कर मार देता है, जिसके बाद रूबी बेहद बुरी हालत में होती है। उसके सिर से काफी खून बह जाता है और वो आते जाते लोगों से मदद मांगते हुए कहती है, सुनिए, कोई मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरे बच्चे और पति के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलिए। भाई साहब, दीदी, कोई मेरी मदद करो, मुझे मेरे घर तक ले चलो, मेरा बच्चा मेरी राह देख रहा है। रूबी अपनी बची कुची सांसों से लोगों से मदद मांगती है, लेकिन आता जाता हर शख्स उसे उसी हाल में छोड़कर चला जाता है। गांव का कोई आदमी उसकी मदद नहीं करता। इतने में रूबी दम तोड़ देती है और अधूरी इच्छा से वो एक चुड़ैल बन जाती है। इन लोगों ने मेरे साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया, किसी को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत तड़पाया है मुझे, एक से एक सबसे बदला लूंगी। बदले की आग में चुड़ैल गांव के लोगों को मारने पहुंच जाती है। सबसे पहले वो ट्रैक्टर वाला आदमी को मार डालती है। मार डाला तुझे आज मैंने, तुझे मार कर भी मुझे चैन नहीं आ रहा, अभी तो मैं सभी को मारूंगी। ये कहते ही चुड़ैल हर उस इंसान को मारती है जिसने उसकी मदद नहीं की थी। वो एक एक करके कुछ लोगों को मार डालती है। फिर वो एक औरत की गर्दन पकड़कर कहती है,
अगर उस वक्त तुम मेरी जरा सी मदद कर देती तो क्या हो जाता, लेकिन नहीं। अब तुम्हें भी तो पता चले, जैसा मेरा परिवार अधूरा रह गया उसी तरह तुम्हारा परिवार भी तड़पेगा। छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे माफ कर दो। किसी को मरता हुआ छोड़ दो, तुम्हें भी तो पता चले। अब तुम भी तड़पती रहना। ये बोलते ही चुड़ैल उसे मार डालती है, जिसके बाद मरते हुए वो भी अपनी गिनी चुनी सांसें लेती है और मर जाती है। चुड़ैल और भी लोगों को मार देती है। बड़ी तेजी से गांव के सभी लोग गायब होते जा रहे हैं। चुड़ैल के खौफ से डरकर गांव के सभी लोग सरपंच के पास पहुंच जाते हैं और उससे शिकायतें करते हैं, जिसके बाद गांव वाले चुड़ैल के पास मशाल लेकर जाते हैं, जहां चुड़ैल एक नदी के किनारे आदमी की गर्दन पकड़े हुए खड़ी होती है कि गांव वाले उसे आग दिखाकर डराते हैं। चुड़ैल इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो गांव वालों का एक साथ सामना कर पाए। काली चुड़ैल, छोड़ दे इस आदमी को, वरना हम तुझे इस मशाल से जलाकर राख कर देंगे। अगर मेरे पास कोई भी आया तो मैं इस आदमी को इसी वक्त मार डालूंगी। अरे गांव वालों, सरपंच साहब, अरे मुझे बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कितने भी बचाने की गुहार लगा ले, लेकिन मैं तुझे मार ही डालूंगी। तूने इसे नहीं छोड़ा तो हम सच में तुझे जला देंगे। तू जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच विराट को इशारा करता है। तभी विराट मशाल से चुड़ैल के हाथ पर मारता है, जिससे चुड़ैल उस आदमी को छोड़ देती है और वो नदी में गिर जाती है। साथ ही विराट उस आदमी को बचा लेता है। तभी डूबती हुई चुड़ैल को सरपंच कहता है, लगता है तुझे आग और पानी से डर लगता है, अब तो उसी में डूबकर दोबारा मर जाएगी। चलो गांव वालों, यहाँ से चलते हैं, कोई इसकी मदद नहीं करेगा। हाँ हाँ चलो सब, वरना ये फिर आकर मार देगी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। चुड़ैल होने के बाद मैं मेरे पर इतनी शक्तियाँ नहीं है कि मैं यहाँ से बाहर आ सकूं। जहाँ एक तरफ चुड़ैल डूब रही थी, उसी जगह 4-5 बच्चे बारिश में भीगते हुए एक दूसरे से कहते हैं, अरे मिंटू, मेरे शरीर में तो बहुत खुजली हो रही है, कैसी बारिश हुई है, इसने तो मुझे बंदर ही बना दिया। चिंटू, मुझे भी बंदर जैसा ही लग रहा है। अरे खुजली खुजली क्या कर रहे हो, वो तो मुझे भी हो रहा है। ऐसा करते हैं, इस नदी में नहा लेता है, इस नदी के पानी से हमारी खुजली खत्म हो जाएगी। भोपाल के बच्चे, तूने तो बिल्कुल सही कहा, चले फिर एक साथ छलांग लगाते हैं। पर तूने सही नहीं कहा, मैं भोपाल नहीं गोपाल हूँ, चलो उतरो पानी में। सारे छोटे बच्चे उस नदी में छलांग लगाकर मस्ती करते ही हैं कि उन्हें एक डूबती औरत नजर आती है। अरे दोस्तों, लगता है कोई आंटी डूब रही है, चलो उन्हें बचाते हैं। हाँ चलो बचाते हैं। ये बोलते ही वो बच्चे उसे बचाने जाते हैं। चुड़ैल भारी होती है, लेकिन किसी तरह बच्चे उससे किनारे तक ले आते हैं और जब उसकी शक्ल देखते हैं तो वो डर जाते हैं। तभी चुड़ैल होश में आती है। मैं कहाँ हूँ? क्या मेरी मदद तुम बच्चों ने की है? अरे आप तो बहुत डरावनी आंटी है। हाँ, पर तुम छोटे छोटे बच्चों ने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सही कहते हैं लोग, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बड़ों में तो इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। वो तो मुझे यहाँ धकेल कर चले गए, ना मेरी तब मदद की और ना अब की। लेकिन तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। कोई बात नहीं चुड़ैल आंटी, मम्मी पापा कहते हैं हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। हाँ बच्चों। इस तरह चुड़ैल बच्चों को खाने पीने की चीजें तोहफे में देकर हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है।